Hello and welcome back everyone. Today we will discuss the remaining 7 principles of journal management given by Henry Fayol. Friends, जो लोग फर्स्ट 7 principles of management समझना चाहते हैं उसके लिए वो हमारा पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। दोस्तों, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने की पावर एक ही पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स या पोजीशन होल्डर के पास ही होती है और उसके अतिरिक्त कोई दूसरा कोई भी डिसीजन ना ले सके तो इसे सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। दूसरी ओर, जब ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल पॉइंट या टॉप लेवल पर जो डिसीजन लिया गया है उनको लागू करने के लिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को नीचे के ऑफिसर्स में पोजीशन के हिसाब से बांटा जाना, जिससे टॉप लेवल पर लिए गए टारगेट को पूरा किया जा सके, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, वर्तमान समय में कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की, जिसको पूरे देश में लागू किया गया। केवल उनके पास ही देश हित में इतना बड़ा डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, यही सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। दूसरी ओर, उनके द्वारा लिए गए लॉकडाउन के डिसीजन को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के माध्यम से राज्यों में प्रत्येक जिले में उनके डीएम और पुलिस द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि उनको इसे लागू करने की अथॉरिटी दी गई है। इसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यही हेनरी फेयोल का 8th प्रिंसिपल है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उनके अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इसके स्थान पर दोनों में जस्टिफाइड एंड रीजनेबल बैलेंस होना चाहिए, जिसे उन्होंने इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन कहा है। दिस प्रिंसिपल may be noted down as centralization refers to concentration of decision making authority, whereas decentralization refers to evenly distribution of authority at all levels of management. According to this principle, there should be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. Now we will move towards the next principle. Friends, सभी ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज़ की एक पोजीशन रैंक होती है, जिसके बेसिस पर उसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अपनी अथॉरिटी के बेसिस पर ही एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है। इसी के कारण ही ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। हेनरी फेयोल ने इसी स्ट्रक्चर को स्केलर चेन कहा है, जिसमें कम्युनिकेशन और कमांड ऊपर से नीचे की ओर तथा रिक्वेस्ट और ग्रीवांसेस नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। फेयोल का मानना था कि इस चेन ऑफ कमांड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में इसे तोड़ा जा सकता है, जिसे फेयोल ने गैंग प्लैंक कहा है। जैसे कि आप दूसरी फिगर में देख पा रहे हैं कि डी अपने सेम रैंक के एम्प्लॉय जी से इमरजेंसी में सीधा कम्युनिकेशन कर सकता है, जिससे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइमली शेयर की जा सके और टाइमली डिसीजन लिया जा सके। सामान्य सिचुएशन में डी को जी से कांटेक्ट करने के लिए सी, बी, ए, ई, एफ को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी होती। दिस प्रिंसिपल may be noted down as, according to this principle, organizations should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by superiors and subordinates. However, in case of urgency, Fayol permitted a shortcut route which allows direct communication between employees of same rank without following scalar chain, which is known as gangplank. Now we will move towards the next principle. इस पिक्चर को देखिए और इमेजिन कीजिए कि किसी एम्प्लॉय को अपना टास्क पूरा करने के लिए जो जरूरी टूल्स चाहिए वो इस ढेर में कहीं रखे हैं, पर कहाँ पता नहीं। क्या ये एम्प्लॉय अपना टास्क टाइमली पूरा कर पाएंगे? नहीं। और
टास्क पूरा न होने के कारण इन्हें इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट माना जाएगा, जिससे इनका मोरल डाउन होगा, जो एम्प्लॉयज और बिजनेस दोनों के लिए सही नहीं है। दूसरी ओर जब एम्प्लॉयज और टूल्स अपनी जगह पर सही समय पर अवेलेबल रहते हैं तो रिजल्ट क्या होता है वो आप इस दूसरी पिक से समझ रहे होंगे। यही हेनरी फ्योल का 10वां प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। This principle may be noted down as, according to this principle, there should be a place for everything and everyone. People and materials must be in their suitable places at appropriate time for maximum efficiency. अब हम अगले प्रिंसिपल को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और दोनों सिचुएशंस को समझने की कोशिश कीजिए। 3 लोग दीवार के उस पार चल रहे मैच को देखना चाहते हैं। तीनों को दीवार के उस पार देखने के लिए 3 बराबर ऊंचाई के बॉक्स दिए गए। क्या उन पर चढ़कर ये तीनों मैच देख पा रहे हैं? इसका उत्तर है नहीं। दूसरी ओर उनकी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर उनको बॉक्सेस दिए जाने से तीनों दीवार के उस पार चल रहे मैच को देख पा रहे हैं और इक्वली एंजॉय और सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं। इसमें पहली सिचुएशन को इक्वलिटी कहते हैं, जबकि दूसरी सिचुएशन को इक्विटी कहते हैं। अब एक दूसरी पिक देखते हैं। एक फीमेल तथा एक मेल वर्कर को एक इक्वल टारगेट दिया गया। उसे पूरा करने के लिए जो स्टेप्स उन्हें पार करने हैं, क्या वे जस्टिफाइड हैं? जी नहीं। ऐसा मैनेजमेंट के जेंडर बायसनेस के कारण है। इसीलिए फेयोल का ऐसा मत था कि एक समान टारगेट पूरा करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। दिस प्रिंसिपल may be noted down as, according to this principle, there should not be any discrimination among the employees on the basis of religion, language, caste, sex, belief and nationality. Now we will discuss the next principle. The next principle is stability of personnel. इसे stability of tenure of employees भी कहते हैं। फेयोल का मानना था कि एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते समय सभी नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए और साइंटिफिक तरीके से कैंडिडेट की एबिलिटी, इंटरेस्ट और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन किया जाना चाहिए। एक बार सिलेक्शन हो जाने पर उसको उसी पोजीशन और प्लेस पर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाए रखना चाहिए, जिससे वह अपनी कमियों को जानकर उसे सुधार सके। बार बार पोजीशन बदलना, ट्रांसफ़र होना तथा जॉब जाने के खतरे का एहसास एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसलिए फेयोल एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी के पक्षधर थे। जॉब सिक्योरिटी होने से एम्प्लॉयज़ फुल्ली मोटिवेटेड और डिवोटेड होकर अपना काम कर पाते हैं। दिस प्रिंसिपल may be noted down as, according to Fayol, employees should be selected and appointed after due and rigorous procedure. Once selected, they should be kept at their position for a minimum period and must be given reasonable time to show results. अब चलते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। जब भीड़ में से कोई आदमी आगे बढ़कर किसी नए या किसी मुश्किल काम को अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए करने के लिए तैयार होता है, तब वह आम से खास बन जाता है। फेयोल का मानना था कि सुपीरियर्स को एम्प्लॉयज़ के अच्छे सजेशंस और इनोवेटिव एफर्ट्स का हमेशा स्वागत करना चाहिए। इसे ही उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहा है। दिस प्रिंसिपल मे बी नोटेड डाउन एज, initiative means taking first step with self-motivation. According to this principle, workers should be encouraged and given opportunities to take some initiative in making and executing plans. Now we reach at the last principles of general management.
द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ फेयोल इज एस्प्री डी कॉर्प्स। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है जिसका मीनिंग है यूनियन इज स्ट्रेंथ। फेयोल का लास्ट प्रिंसिपल बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी ग्रुप मेंबर्स अपने टास्क को पूरा करने के लिए एक टीम की तरह काम करें और ग्रुप में इस फीलिंग को डेवलप करना टीम लीडर या सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए उनका यह मानना था कि एक ग्रेट लीडर हमेशा सबऑर्डिनेट के साथ बात करते हुए मैं शब्द का नहीं बल्कि हम शब्द का यूज करता है। अ गुड मैनेजर ऑलवेज यूज द वर्ड वी in place of I while talking to the subordinates. This principle of esprit de corps may be noted down as: according to this principle, management should promote a team spirit of unity and harmony among employees. A manager should replace the word I with the word we in his conversation with subordinates. Thank you friends for watching this video and your support. I hope this video will be beneficial in understanding Henry Fayol's General Principles of Management. Thank you and good luck.